हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिड्डा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स फ्रॉम द 28th ऑफ जून 2020 टू 4th ऑफ जुलाई 2020 और दूसरी भाषा में हम बोले तो जुलाई का पहला हफ्ता, जुलाई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स, दैट इज पर्सन इन न्यूज, जो पर्सन अपॉइंटमेंट हुई न्यूज में रहे, या फिर ऑब्यूचरीज की मैं बात करूं, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, रिपोर्ट, सबमिट्स, इन कुछ मेन चीजों की आज हम बात करेंगे। एंड इन सब चीजों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इन चीजों को हम रखते हैं मिसलेनियस जीके की कैटेगरी में। तो इसीलिए यहां पे एक टाइटल लिखा हुआ है, दैट इज मिसलेनियस जीके। तो मिसलेनियस जीके में आज हम इसको डिस्कस करेंगे, 28 ऑफ जून 2020 टू 4th ऑफ जुलाई 2020 का मिसलेनियस जीके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज शेयर कर दो क्लास को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर ले हमको जल्दी से जल्दी। तो हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ, स्टार्ट करते हैं अपना मिसलेनियस जीके का सेशन। तो डेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेज की बात करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल 29 जून को। 29th ऑफ जून को एवरी ईयर स्टैटिस्टिक्स को लेके एक डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। तो किसकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं? सबसे पहले तो ये बात आती है, ये डे हम किसकी मेमोरी में ऑर्गेनाइज करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस को यहाँ बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे पास इंडिया के एक बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन थे, दैट इज पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस की मेमोरी में हम ये डे हर साल 29 जून को ऑर्गेनाइज करते हैं, पीसी महालनोबिस। तो ये एक बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन थे एंड वी कैन आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम। तो दैट इज पीसी महालनोबिस। तो इनकी मेमोरी में हम ये 29 जून को हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। एंड इस बार इसका थीम क्या रहा? वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार इसका थीम क्या रहा? तो थीम था बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। तो यहां पे बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 क्या कहता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 कहता है इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 क्या कहता है? तो 5 कहता है अचीव जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर मैं बात करूं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेसिकली कहां से आए? तो दैट इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ बेसिकली इनको प्रोवाइड करता है। तो यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हुए हैं, 17। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमें कब तक अचीव करने हैं, कब तक का हमारा टारगेट है? तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू बी अचीव बाय 2030। इनको कब तक अचीव करना है? इनको अचीव करना है 2030 तक। ये हमारा टारगेट है, ये हमें करना है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक। एंड किसकी मेमोरी में हम ये ऑर्गेनाइज करते हैं? पीसी महालनोबिस। चलिए अब बात करते हैं यहां पे पीसी महालनोबिस की। फर्दर अगर मैं बात करूं तो 29 ऑफ जून को स्टैटिस्टिक्स डे के ओकेजन पे भारत सरकार एक अवार्ड भी देती है, दैट इज पीसी महालनोबिस अवार्ड। तो 2020 में ये पीसी महालनोबिस अवार्ड किसको दिया गया? तो ये पीसी महालनोबिस अवार्ड मिला इस बार आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर सी रंगाराजन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगाराजन जी को यह अवार्ड दिया गया। सी रंगाराजन ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, 19वें गवर्नर थे ये आरबीआई के 19वें गवर्नर थे, दैट इज सी रंगाराजन। तो इनको दिया गया पहली बार, पीसी महालनोबिस अवार्ड मिला है, पहली बार स्टार्ट किया गया, पहली बार दिया गया। एंड इनको मिला किस लिए? ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। सी रंगाराजन, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई के 19वें गवर्नर और एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, सी रंगाराजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म। तो पार्लियामेंट्रिज्म की बात यहां पे करें तो हर देश में पार्लियामेंट्रिज्म का सिस्टम बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इंडिया में भी पार्लियामेंट है, हर कंट्री में पार्लियामेंट्रिज्म का सिस्टम चल रहा है। तो पार्लियामेंट्रिज्म को लेके एक डे दुनिया भर में ऑर्गेनाइज किया जाता है 30 जून को ये डे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंट्रिज्म।
तो कब होता है? ये होता है 30 जून को, 30 जून को इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है पार्लियामेंटरिज्म को लेके। अब यहां पे बात करूं इंडिया की प्रेजेंट पार्लियामेंट की, तो अभी इंडिया में की 17th पार्लियामेंट चल रही है, लोकसभा। यहां पे बात करूं तो अभी हमारी 17th लोकसभा ऑनगोइंग है, 17वीं लोकसभा चल रही है। एंड इस लोकसभा के हमारे जो स्पीकर हैं इनका नाम क्या है? इस लोकसभा के स्पीकर का नाम है ओम बिरला। इनका नाम है ओम बिरला। इसके बाद बात करूं यहां पे लोकसभा में कौन होता है? लीडर होता है, लीडर। तो लोकसभा के लीडर कौन है? लोकसभा के लीडर हमारे पास यहां पे हैं, लोकसभा का लीडर होता है प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यहां पे लीडर हैं लोकसभा के। एंड यहां पे बात करूं इस 17th लोकसभा के सबसे यंगेस्ट एमपी, सबसे यंगेस्ट मेंबर, इस 17th लोकसभा के सबसे यंगेस्ट मेंबर कौन है? इनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। इनका नाम है चंद्रानी मुर्मू। ये 17th लोकसभा की सबसे यंगेस्ट मेंबर है। कहां से हैं ये? ओडिशा से हैं। ओडिशा से बेसिकली, ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है क्योंझर, ये क्योंझर से है। एंड इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है बीजू जनता दल इनकी पॉलिटिकल पार्टी है। तो दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म, 30 जून को हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल डॉक्टर्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जुलाई। अब बेसिकली कोविड-19 की सिचुएशन हम सबको पता है कि इंडिया में, दुनिया भर में बेसिकली कोविड-19 ने कैसी महामारी फैला रखी है। तो भारतवर्ष में 1 जुलाई को हम ऑर्गेनाइज करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। भारतवर्ष में 1 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाता है। डॉक्टर्स को बेसिकली उनकी जो प्राथमिकता है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी इवैल्यूएशन के लिए, डॉक्टर के लिए 1 जुलाई को हम ये डे ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम क्या था? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है और सभी डॉक्टर्स बेसिकली उनका जो मेन फोकस अभी है वो सिर्फ कोविड की तरफ ही है, कोरोना वायरस की तरफ ही है। तो लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19, ये इस बार इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे दैट इज इंटरनेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा बेसिकली ये डे ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कब होता है? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे भी होता है, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी होता है। अब एक और दिन भी होता है 1 जुलाई को, दैट इज जीएसटी डे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? जीएसटी अब भारत में लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब भारत में लगता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो क्या जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स का टाइप है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद बात करें जीएसटी कब आया, तो जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी इंडिया में आया था, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था? दैट इज विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था जीएसटी। विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे भारत में जीएसटी को लॉन्च किया गया था। इसको लेके आने के लिए बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी करी, एक बॉडी बनाई इसको ऑपरेट करने के लिए, दैट इज जीएसटी काउंसिल यहाँ पे काम करती है। जीएसटी को लेके आने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी, दैट इज 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने करी यहाँ पे जीएसटी को लेके आने के लिए। और जीएसटी काउंसिल यहाँ पे काम करती है। जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद होते हैं वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। तो दैट इज जीएसटी डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव्स को लेके भी एक दिन हम ऑर्गेनाइज करते हैं दुनिया भर में, दैट इज 4th ऑफ जुलाई। ये कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो इस बार इसका थीम क्या रहा? तो थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन की यहाँ पे बात होती है, क्लाइमेट एक्शन को लेके यहाँ पे थीम रखा गया, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं धर्मचक्र डे। तो धर्मचक्र डे बेसिकली 4 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया जाता है।
इसको हम असद पूर्णिमा भी बोलते हैं, असद पूर्णिमा। असद पूर्णिमा के दिन बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो असद पूर्णिमा यहाँ पे के दिन इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज बाय द बेसिकली द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन की तरफ से। धर्मा चक्र डे बेसिकली यहाँ पे कब होता है? 4 जुलाई को होता है, 4 जुलाई को होता है। तो बुद्धिस्ट बेसिकली काफी इस डे को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड एलर्जी वीक। तो बेसिकली दुनिया में बढ़ते हुए जो वायरसेस हैं, इबोला हुआ है या जैसे भी ये वायरसेस हैं, तो ऐसे वायरसेस के अगेंस्ट बेसिकली हम एक डे ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट इज एक वीक ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्ल्ड एलर्जी वीक। तो वर्ल्ड एलर्जी वीक इस बार कब ऑर्गेनाइज किया गया? इस बार ऑर्गेनाइज किया गया 28 जून टू 4 जुलाई। 28 जून टू 4 जुलाई इसको ऑर्गेनाइज किया गया। और इस बार इसका थीम क्या रहा? इस बार इसका थीम क्या रहा? दैट इज एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। एलर्जी केयर डज नॉट स्टॉप विद कोविड-19। कोविड-19 के चलते हुए भी बेसिकली जो एलर्जीज होती है, इनके अगेंस्ट जो हमारी केयर होती है उसको रोकना नहीं है, लगे रहना है। ऐसा ना हो कि कोविड-19 नहीं हुआ तो कोई दूसरी बीमारी हो गई। तो इसलिए बचाव, अपना बचाव अपने हाथ, ये कहता है रक्षा विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्वास्थ्य विभाग। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि एग्जाम में किताबों को लेके भी क्वेश्चन आते हैं, बुक्स को लेके भी क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ किताबें होती हैं जो मैं हर क्लास में बताता हूं कि हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। अब दुनिया भर में तो रोज सैकड़ों किताबें लॉन्च होती है, तो सारी की सारी किताबें पेपर में नहीं पूछी जाती और सारी की सारी हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बट कुछ किताबें होती हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कौन सी ऐसी किताबें हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो बेसिकली वो किताब जो किसी फेमस राइटर ने लिखी हो, वो किताब जिस किताब को कोई अवार्ड मिला हो, या फिर वो किताब जो किसी फेमस पर्सनालिटी ने लिखी हो, वो किताब जो किसी फेमस पर्सनालिटी ने लॉन्च करी हो, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी सीनियर अथॉरिटी ने उसको लॉन्च किया हो। तो यहाँ पे किताब है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इस किताब को लिखा है वी पटाभिराम ने, वी पटाभिराम, क्लियर, वी पटाभिराम ने लिखा। और इस किताब को लॉन्च किया हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने इस किताब को लॉन्च किया है। दैट्स वाई ये किताब इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेंकैया नायडू जी ने इस किताब को लॉन्च किया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को मिला ई पंचायत पुरस्कार। ई पंचायत की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश ने अपनी सारी पंचायतों को ई प्रणाली से जोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जोड़ दिया है। मतलब जो भी पंचायतें हैं वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ऑनलाइन सारा काम कर रही हैं, तो ई पंचायत इसको बोलते हैं। तो इसी के चलते हुए सरकार ने इनको दिया, हिमाचल प्रदेश को मिला ई पंचायत पुरस्कार 2020 के लिए। तो बेसिकली सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से राज्य को ई पंचायत पुरस्कार मिला 2020 के लिए? तो ये किसको मिला? हिमाचल प्रदेश को मिला। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राज किरण राय जी को 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया, 2 साल का एक्सटेंशन। इनका नाम है राज किरण राय, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं कि सरकार में कौन सी प्रणाली है जो इनको अपॉइंट करती है। बेसिकली जो अथॉरिटीज होती है, हेड होते हैं सारे बैंक के हेड्स, तो बेसिकली कौन सी बॉडी है जो इनको अपॉइंट करती है? तो देखिए यहाँ पे सरकार बोल देते हैं हम। अब सरकार में बेसिकली एक कमेटी है जो इसको नियुक्त करती है, दैट इज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी, एसीसी बोलते हैं हम इसको। तो एसीसी में बेसिकली इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ये सारी नियुक्तियां करता है। तो बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ थे राज किरण राय जी, इनका टेन्योर खत्म हो गया था, तो इनको दोबारा से नियुक्त कर लिया गया है, इनको दोबारा से नियुक्त किया गया यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसको आपको ध्यान में रखना है हर हाल में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बना था 1919 में। इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका जो उद्घाटन था वो किया था महात्मा गांधी जी ने। तो इस बात को ध्यान रखना कि महात्मा गांधी जी ने कौन सा यहाँ पे बैंक जो था वो लॉन्च किया था, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया था।
इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो अभी 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने मर्जर भी करे थे, बैंक्स का मर्जर, बैंक्स को आपस में जोड़ दिया गया, ये 1 अप्रैल 2020 को किया था। तो कौन से बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जोड़ेंगे? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी 2 बैंक जोड़ेंगे, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर गोइंग फॉर एनी बैंक एग्जाम, जैसे अब आरआरबी आ रहा है तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एंड ऑल्सो फॉर द एसबीआई एंड आरबीआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कर्णम शेखर। कर्णम शेखर एमडी एंड सीईओ, दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे इंडियन ओवरसीज बैंक के। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है भारत सरकार का। इंडियन ओवरसीज बैंक बना था 1937 में, 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में, इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के जो एमडी एंड सीईओ थे वो थे कर्णम शेखर, इनका नाम था कर्णम शेखर। तो कर्णम शेखर की अगर मैं बात करूं, कर्णम शेखर अब इनका टेन्योर खत्म हो गया था तो इनको रिटायर कर दिया गया, इनको रिटायर कर दिया गया है। क्लियर? इंडियन ओवरसीज बैंक। तो क्वेश्चन यहां पे कैसे आता है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो रिटायर हो गया, हम बोलते हैं हमें क्यों याद रखना कि कर्णम शेखर किस बैंक के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है। और इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है, ये क्वेश्चन आता है। तो कहां पे है? चेन्नई में है। और ये किस बैंक के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं? दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक। हालांकि इंडियन ओवरसीज में जाने से पहले ये देना बैंक के एमडी एंड सीईओ थे। तो देना बैंक वाला क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया था लास्ट ईयर कि कर्णम शेखर एमडी एंड सीईओ बने इंडियन ओवरसीज बैंक के, ये पहले किस बैंक में काम करते थे? दैट इज देना बैंक, देना बैंक, और उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक। श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य ये इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं श्रीकांत माधव वैद्य, श्रीकांत माधव वैद्य। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आपको पता हो गया, एक ऑयल निर्माता और एक गैस निर्माता कंपनी है ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट, क्रिकेटर क्लेयर कॉनर, क्लेयर कॉनर की अगर मैं बात करूं, ये पहली महिला प्रेसिडेंट नियुक्त की गई हैं मार्लेबन क्रिकेट क्लब की, मार्लेबन क्रिकेट क्लब, मार्लेबन क्रिकेट क्लब की ये पहली महिला, पहली वुमेन प्रेसिडेंट नियुक्त किए गई हैं, दैट इज क्लेयर कॉनर, क्लेयर कॉनर। तो यहां पे बेसिकली अगर मैं बात करूं मार्लेबन क्रिकेट क्लब की, तो ये लंदन बेस्ड, बेसिकली यूके का क्रिकेट क्लब है, लंदन बेस्ड एक क्रिकेट क्लब है मार्लेबन क्रिकेट क्लब। तो अभी इस मार्लेबन क्रिकेट क्लब के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं एक बेहतरीन खिलाड़ी कुमार संगकारा। तो कुमार संगकारा अभी काम कर रहे हैं, तो कुमार संगकारा का जो टर्म रिटायरमेंट है वो अगले साल होने वाला है। तो उनकी टर्म रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे क्लियर कॉर्नर यहाँ पे काम करने वाली है, क्लियर कॉर्नर। तो दैट इज फर्स्ट फीमेल हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी, दैट इज मार्लेबन क्रिकेट क्लब। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बियॉन्स, अमेरिकन सिंगर बियॉन्स, आई थिंक आपने इनका नाम सुना होगा, अमेरिकन सिंगर है ये बियॉन्स। तो इनको बैट अवार्ड्स बेसिकली अगर मैं बात करूं, बैट अवार्ड्स अमेरिकन टीवी शोज अवार्ड है, अमेरिकन अवार्ड्स है ये बैट अवार्ड्स। तो इनको दिया गया बैट अवार्ड्स में ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड, ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड किसको मिला? बियॉन्स को। तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि किसको मिला है बैट अवार्ड्स का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? दैट इज बियॉन्स को मिला। नेक्स्ट, रशिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। इनके बारे में आई थिंक आपको पता होगा, व्लादिमीर पुतिन ये रशिया के राष्ट्रपति हैं, क्लियर। उससे पहले राष्ट्रपति पहले भी बन चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं रशिया के। तो व्लादिमीर पुतिन की अगर मैं बात करूं, व्लादिमीर पुतिन ने अभी अभी क्या किया, रशिया की जो पार्लियामेंट है, रशियन असेंबली ने एक बिल पास किया और लोगों से एक वोटिंग ली, कुछ लोगों से वोटिंग ली, क्या रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को परमानेंट अपॉइंट कर देना चाहिए? तो यहाँ पे लोगों ने इनको अच्छे लेवल पे मतदान किया और ये चूज किए गए। अब व्लादिमीर पुतिन 2036 तक 2036 तक फिक्स रहेंगे रशिया के प्रेसिडेंट, इनको यहां से कोई नहीं हटा सकता। 2036 तक ये व्लादिमीर पुतिन रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे। यहाँ पे अब चुनाव नहीं होंगे राष्ट्रपति को लेके, क्योंकि
2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही यहाँ पे राष्ट्रपति रहने वाले हैं। अभी 2020 चल रहा है, तो मतलब 16 साल व्लादिमीर पुतिन ही यहाँ पे राष्ट्रपति रहकर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड फिलिप ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे एडवर्ड फिलिप, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ये अब नहीं काम करेंगे। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इनकी जगह पर दूसरे प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिए गए हैं। तो नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यू पीएम ऑफ फ्रांस। तो न्यू पीएम ऑफ फ्रांस बने हैं जीन कास्टेक्स। इनको यहां पे नियुक्त किया गया, जीन कास्टेक्स। ये हैं फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। और फ्रांस की अगर मैं फर्दर बात करूं, यहां के जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है, प्रेसिडेंट है, इनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन। ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं, दैट इज प्रेसिडेंट। एंड यहां पे बात करें, जहां पे फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। एंड करेंसी चलती है यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी, बेसिकली एक इंडिया की फेमस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन्होंने बेसिकली अपने नए मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया, इनका नाम है वी सूर्यनारायणन। ये कौन है? वी सूर्यनारायणन नियुक्त किए गए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माई गवर्नमेंट, बेसिकली भारत सरकार ने जब से कोरोना वायरस आया, तो कोरोना वायरस के लिए बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए और सारा का सारा बेसिकली एक पोर्टल बनाया हुआ है, दैट इज माई गवर्नमेंट कोरोना। एक पोर्टल बनाया हुआ है भारत सरकार ने सारी कोविड की इंफॉर्मेशन देने के लिए, दैट इज माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क। तो माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को मिला कोजैक्स 2020 का अवार्ड। कोजैक्स 2020 का अवार्ड दिया गया माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क, भारत की हेल्पलाइन को। तो ये आपको सीधा पता होना चाहिए बेसिकली कोजैक्स अवार्ड किसको मिला। तो सीधा डायरेक्ट में एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ये सब एग्जाम में सीधे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये सब के सब। क्लियर? अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लो नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो सबसे पहले तो भारत के एक एम्पायर नितिन मेनन, इनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने इलाइट पैनल में नियुक्त कर लिया है। मतलब जहां भी आगे मैच होंगे तो ये उसमें पार्टिसिपेट रहेंगे, एज ए एम्पायर काम करेंगे। तो इनको इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने इलाइट पैनल पे नियुक्त कर लिया गया। उसके बाद फर्दर न्यूज की बात करें, आईसीसी के चेयरमैन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन थे, इनका नाम था शशांक मनोहर। तो शशांक मनोहर जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, शशांक मनोहर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। तो शशांक मनोहर के रेजिग्नेशन के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कमेटी ने यहाँ पे एक नए इंटरिम का मतलब होता है टेम्परेरी चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है इमरान खवाजा। तो इनको टेम्परेरी चेयरमैन यहाँ पे नियुक्त किया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की अगर मैं बात करूं, आईसीसी की अगर हम बात करें तो आईसीसी बना था 1909 में, आईसीसी बना था 1909 में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आईसीसी का हेडक्वार्टर, तो आईसीसी का हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में, वो है दुबई के अंदर। तो दुबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 भारतीयों को यहां पे कार्नेगी कॉर्पोरेशन की तरफ से चूज किया गया है न्यूयॉर्क के अंदर। बेसिकली इनको यह अवार्ड दिया जाएगा, दैट इज सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज शेट्टी। इनको यहां पे कार्नेगी कॉर्पोरेशन की द्वारा न्यूयॉर्क के अंदर इनको सम्मान दिया जाएगा। क्लियर? इनको अवार्ड दिया जाएगा। 2 इंडियन अमेरिकन, भारतीय अमेरिकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकल मार्टिन बने हैं आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री। यहां पे आयरलैंड लिखा है, बेसिकली दैट इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसको हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि आयरलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है, क्लियर, आयरलैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड बोलते हैं, वो यूके के अंदर आता है।
वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। क्लियर? क्योंकि अगर मैं बात करूं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम किस किस को मिलाकर बना है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। क्लियर? यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूं यूके की, तो इंग्लैंड, उसके बाद वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड देश का सिर्फ नॉर्दर्न हिस्सा, सिर्फ अपर पार्ट। तो इन चारों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको हम बोलते हैं। तो यूके को छोड़, बेसिकली नॉर्दर्न आयरलैंड को छोड़कर जो बाकी का आयरलैंड बच जाता है, तो उसको आयरलैंड को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन। क्लियर? एंड आयरलैंड की जो कैपिटल है वो है डबलिन, वो है डबलिन। यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर कैपिटल और करेंसी को लेके यहां पे क्वेश्चन आते हैं। बट कैपिटल करेंसी, अब दुनिया भर में तो 200 लगभग 200 देश हैं, तो किस किस की याद करेंगे हम? तो हमें सभी देशों की पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कंट्रीज जो एग्जाम के पिछले 6 महीने में न्यूज में रहती हैं। क्लियर? उन्हीं कंट्रीज के बेसिकली यहां पे 90% चांसेस होते हैं कि उन्हीं कंट्रीज के में से ही किसी ना किसी का कैपिटल या करेंसी पूछा जाएगा। तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, और यहां पे इसकी कैपिटल है डबलिन, और करेंसी चलती है क्या? यूरो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलावी। क्लियर? मलावी की अगर मैं बात करूं, ये अफ्रीका का देश है, अफ्रीका का देश है, लैंडलॉक्ड नेशन है मलावी। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है जो चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, पानी नहीं है, समुद्र नहीं है, उसको बोलते हैं लैंडलॉक्ड नेशन। दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड नेशन है कजाकिस्तान, एंड यहाँ पे मलावी भी एक लैंडलॉक्ड नेशन है। तो मलावी के नए राष्ट्रपति लाजारुस चकवेरा, लाजारुस चकवेरा, ये बने हैं मलावी के नए राष्ट्रपति। अब मलावी की बात करें तो मलावी की जो कैपिटल है वो है लिलोंगवे। एंड मलावी में जो करेंसी चलती है वो चलती है कवाचा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कैपिटल और करेंसी। दैट इज लाजारुस चकवेरा, यहाँ के नए राष्ट्रपति। नेक्स्ट, आइसलैंड के जो राष्ट्रपति थे इनका नाम था गुडनी जॉन नेसन। तो गुडनी जॉन नेसन को दोबारा से यहां पे नियुक्त कर लिया गया है आइसलैंड का राष्ट्रपति। इनको दोबारा से नियुक्त कर लिया गया गुडनी जॉन नेसन। अब यहां पे बात करें आइसलैंड की कैपिटल की, तो आइसलैंड की कैपिटल है रेजविक। एंड यहां पे जो करेंसी चलती है दैट इज करोना। चलता है ना, आज के जो सिचुएशन से रिलेटेड है ना, कोरोना। क्लियर? करोना। ठीक है, तो कोरोना से करोना याद रखना, आइसलैंड। कोरोना कहां है? आइसलैंड में, आइसलैंड। तो इसको ध्यान में रखना, यहां से कोरोना। क्लियर? बट आपको अपने अंदर क्या रखनी है? करुणा, दैट इज काइंडनेस, दया भाव। तो वो बहुत जरूरी होता है हर इंसान में उसका होना, दैट इज काइंडनेस, करुणा। एक दुनिया में चल रहा है कोरोना, आपको रखनी है अपने अंदर करुणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की बनी है निगार जोहर, मेजर जनरल निगार जोहर। तो बेसिकली एक डॉक्टर है पेशे से, एक डॉक्टर है निगार जोहर। तो इनको नियुक्त किया गया है पाकिस्तान के पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल इनको नियुक्त किया गया है, निगार जोहर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के जो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट है उनकी बात करते हैं। तो सबको पता है पीएम पाकिस्तान के इमरान खान, सबको पता है इमरान खान यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, इमरान खान। क्लियर? अब यहाँ पे बात करते हैं प्रेसिडेंट की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। क्लियर? एंड पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ है वो है कमर बाजवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के तुषार मेहता। अब तुषार मेहता नियुक्त किए गए हैं दोबारा से, ये ऑलरेडी सॉलिसिटर जनरल थे, इनको दोबारा से नियुक्त कर लिया गया है। अब यहां पे एक सॉलिसिटर जनरल होता है, एक अटॉर्नी जनरल होता है, एक होता है अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले तो
बिकॉज अटॉर्नी जनरल इज अ सुपीरियर पोस्ट देन सॉलिसिटर जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर, और आई कैन से फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, कंट्री का पहला लॉ ऑफिसर या फिर लीगल ऑफिसर। तो अंडर द आर्टिकल 76 ये काम करता है, इसका ऑफिस, एंड इसको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। तो बेसिकली भारत के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। इनका भी टर्म खत्म हो गया था, इनको दोबारा से रिपीट किया गया, दोबारा से नियुक्त किया गया इनको। एंड आर्टिकल 76 इसकी बात करता है, के वेणुगोपाल राष्ट्रपति के द्वारा अभी नियुक्त किए गए दोबारा से। एंड अटॉर्नी जनरल के नीचे काम करने वाला, मतलब सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, इसका जो डेप्यूटी होता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान में रखिएगा, ये जो आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76 वो अटॉर्नी जनरल की बात करता है, वो सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं करता है। क्लियर? सॉलिसिटर जनरल एडिशनल पोस्ट है जो ऐड की गई, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? अटॉर्नी जनरल, पर दोनों को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, दोनों को ही प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो इनको मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज भी मिल गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे उनका नाम था लालजी टंडन। तो लालजी टंडन बीमार चल रहे हैं, काफी बीमार हैं ये। तो लालजी टंडन की बीमारी के चलते हुए यहाँ पे क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की फॉर्मर मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया मध्य प्रदेश के गवर्नर का भी। तो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। फेमस फुटबॉलर दैट इज मारियो गोम्स। ये बेसिकली बहुत ही फेमस, मारियो गोम्स की अगर मैं बात करूं, बहुत ही फेमस, बहुत ही उम्दा प्रोफेशनल फुटबॉलर थे ये, दैट इज बिलोंग टू जर्मनी के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे। तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो क्वेश्चन बच्चों किस तरह आता है कि कौन से जर्मन के फेमस खिलाड़ी ने अपना रिसेंटली अनाउंस किया है, रिटायरमेंट अनाउंस किया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है, मारियो गोमेज इन्होंने जर्मन के फेमस प्लेयर थे, इन्होंने अपना रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये कौन सी गेम खेलते थे, क्वेश्चन ऐसे भी आता है। तो ये फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, ऐसा क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमिंदर चोपड़ा बने हैं पावर फाइनेंस कमीशन के डायरेक्टर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए डायरेक्टर बने हैं परमिंदर चोपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को यहां पे एम्बेसडर नियुक्त कर लिया गया है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। टोरंटो इंटरनेशनल, अब टोरंटो कहां है? कनाडा में। तो कनाडा में होता है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 2020 में होने वाले टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर 50 एम्बेसडर नियुक्त किए थे टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में से। उसमें से दो भारतीय, एक तो है प्रियंका चोपड़ा जी, सबको पता है इनके बारे में, दूसरे हैं अनुराग कश्यप। तो इन दोनों को यहां पे इंक्लूड किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंदर भक्कड़ जी, तो रविंदर भक्कड़ बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। बेसिकली जो भी कोई फिल्म बनती है तो उसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से अपना अप्रूवल लेना पड़ता है। तो डेट इज, जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती है, आपने पहले देखा होगा एक सर्टिफिकेट साथ दिखाई देता है, वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पे इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए वो है श्री रविंदर भक्कड़, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है प्रसून जोशी। जो चेयरमैन है उनका नाम है प्रसून जोशी, यहां पे इसके चेयरमैन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरामणि पांडे, इनको भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन और उसकी जो सहायक बॉडीज हैं उसके लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त कर दिया गया है। यूनाइटेड नेशन और उसकी जो भी बॉडीज हैं, तो जिनीवा के अंदर जो भी बॉडीज यूनाइटेड नेशन की काम करती हैं, उनके लिए एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर भारत सरकार ने नियुक्त किए हैं। इनका नाम है इंदिरामणि पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलमा लखानी बनी है पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर अल्बर्टा की। तो अल्बर्टा कहाँ है? कनाडा में। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जस्टिन ट्रूडियो। तो कनाडा में बेसिकली एक स्टेट है अल्बर्टा। तो अल्बर्टा की पहली लेफ्टिनेंट गवर्नर एक मुस्लिम पहली
क्लियर। पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर सलमा लखानी, अल्बर्टा की पहली मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑबिचुरीज की। ऑबिचुरीज मतलब वो लोग जो दुनिया को छोड़ के चले गए, जो अब दुनिया में नहीं रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज के एक बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट लीजेंड एवर्टन विकिस। एवर्टन विकिस, तो एवर्टन विकिस अब नहीं रहे। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि ये कौन सी गेम से संबंधित थे। दूसरा क्वेश्चन आएगा कौन से देश थे, कौन से कंट्री के खिलाड़ी थे। तो वेस्ट इंडीज से थे एंड क्रिकेटर थे। दूसरा बात करते हैं मिजोरम असेंबली की स्पीकर, फॉर्मर स्पीकर, दैट इज उपा रोकमलोवा। उपा रोकमलोवा, तो उपा रोकमलोवा जी अब नहीं रहे, इनका देहांत हो गया। तो ये क्या थी, इट्स द स्पीकर ऑफ मिजोरम असेंबली। उसके बाद बहुत फेमस, इनके बारे में सबको पता है, सरोज खान। सरोज खान बहुत ही फेमस बॉलीवुड की कोरियोग्राफर। सरोज खान जी अब नहीं रहे। तो टीचर जी बेसिकली इनको बोलते थे काफ़ी लोग, तो ये अब नहीं रही, इनका देहांत हो गया, सरोज खान। तो ये थी कुछ ऑबिचुरीज, ये हमने बात की कुछ ऑबिचुरीज की, ये हमने बात की ऑबिचुरीज की। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड इसके अलावा मैं बात करूं, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाना है और उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे पोर्टल पेज पे चले जाओगे। तो पोर्टल पेज पे बेसिकली जितने भी लेक्चर ये हुए हैं मिसलेनियस जी के करंट अफेयर को लेके, आपको सारे लेक्चर भी मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।